हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपन क्लास में पढ़ेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन, मतलब रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन आज पढ़ेंगे। क्योंकि भाई रेजिस्टेंस को अगर अपन जब भी सर्किट में अगर कनेक्ट करेंगे, सर्किट में जोड़ेंगे तो सीरीज में जोड़ेंगे, पैरेलल जोड़ेंगे या दोनों का कंबाइन यूज होगा और उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, उसमें करंट फ्लो को समझना, वोल्टेज ड्रॉप को देखना और उन्हीं की सहायता से फिर सर्किट सोल्व करना, ये सब चीज़ें आज की क्लास में अपन करेंगे। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन? सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन को अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो भाई, कुछ तो अपने को यहाँ पे गुणधर्म देखना है कि भाई कौन सा तो सीरीज में क्या चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहती है, कौन सी वेरिएबल रहती है, ये चीज़ अपने को यहाँ पर समझना है। और इसकी पहचान कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये सीरीज है। ठीक है, देखो सीरीज का सामान्य सा अर्थ होता है कि वो एक के बाद में एक, जैसे मान लो 3 रेजिस्टेंस ले लें, एक R1, इसके बाद में R2, इसके बाद में कोई R3। ठीक है, मतलब आपने 3 रेजिस्टेंस को एक के बाद एक जोड़ दिया, मतलब लाइन में जुड़ गए, तो ये सीरीज है। ठीक है, अब इन रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने के बाद में आप एक किसी वोल्टेज से इसको कनेक्ट कर दे, बैटरी से, यहाँ पर कोई की अपन यूज कर लें, इस टाइप से कोई सर्किट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बैटरी का ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया? माइनस। ठीक है, वोल्टेज V मान लिया, की जो कुंजी है उसको कोई K मान लिया। अब यहाँ से कोई करंट फ्लो अपने I लिया। अब देखो आप सीरीज में, ये आपके सामने सर्किट है, ये बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से लेके नेगेटिव सिरे तक करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये अपने की कुंजी जोड़ी है कि जब अपने को आवश्यकता होगी तब तो ये क्या रहेगी, उसके मतलब इसको क्लोज रखेंगे तो करंट फ्लो होता रहेगा, और जब अपने को करंट नहीं चाहिए तो इसको अपन ओपन कर देंगे। ठीक है, इसको खुला कर देंगे। अब देखो आप यहाँ से अगर अपन देखें तो मान लो R1 का ये सिरा कोई A और यहाँ पर कोई B है। देखो आप R1 के अंदर करंट A सिरे से एंटर करेगी ऐसे, और B सिरे पर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, B सिरा है वो R2 के लिए क्या है? इनपुट है, मतलब यहाँ से R1 से निकल के करंट R2 में फ्लो होगी और यहाँ पर कोई C पॉइंट पर आकर निकल जाएगी। ठीक है, और लास्ट में देखो R3 में कहाँ इनपुट एंटर करेगी? C पर, और यहाँ कहीं पर जाकर अपने कोई D मान ले, जहाँ पर आकर निकल जाएगी। ठीक है, मतलब सीरीज के अंदर क्या है? करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान समान होता है। विद्युत धारा का मान समान होता है, बहुत मोस्ट बात है। अब समान इसलिए होता है कि आप भी जानते हैं कि धारा चेंज होने के लिए या इसको डिवाइड होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सर्किट सीधा सीधा है, पहली बात। अब देखो आप R1 के दो टर्मिनल, दो सिरे कौन से हो गए? A और B। R2 के कौन हो गए? B और C। R3 के हो गए C और D। तो विभव या वोल्टेज है वो हमेशा दो सिरों के बीच में होगा। तो R1 के सिरों के मध्य वोल्टेज कोई VAB मान ले। कौन सा मान लिया? VAB, A और B के बीच का। ऐसे R2 के सिरों पर वोल्टेज क्या होगा? कोई VBC, B और C के बीच का। ऐसे ही R3 पर देखो कोई वोल्टेज होगा VCD। ठीक है, मतलब देखो R1 पर कोई वोल्टेज ड्रॉप है वो कोई VAB है, R2 पर VBC है, R3 पर VCD है। तो क्या अर्थ हुआ कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभव अलग अलग होता है। तो अपन क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभव अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। मतलब वोल्टेज चेंज रहता है, इसमें करंट क्या रहती है? सेम, वोल्टेज रहता है चेंज। ठीक है ना?
सीरीज के लिए ये खासियत है, सीरीज के अंदर करंट तो सेम रहेगी, वोल्टेज क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब देखो आप सर्किट को ध्यान से देखो, सर्किट में अप्लाई वोल्टेज कौन है, V, और ये अप्लाई वोल्टेज R1 जो रेजिस्टेंस है इसके सिरों पर VAB रूप में खर्च हो गया, R2 पर कितना हो गया VBC, R3 पर कितना हो गया VCD। ठीक है, तो इन तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर ये खर्च हो रहा है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि परिपथ से, परिपथ की अगर अपन ध्यान से देखें तो परिपथ की सहायता से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो आप, सहायता से अपन कह सकते हैं कि जो आरोपित वोल्टेज V है वो किन किन पार्ट में खर्च हो रहा है, VAB प्लस VBC और प्लस VCD, इन तीन हिस्सों में ये खर्च हो जाता है, R1 पर, R2 पर और R3 पर। ठीक है, अब देखो ओम का नियम अपन ने पढ़ा है, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से अपन ने पढ़ा क्या कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। ठीक है, तो VAB बराबर क्या होगा, I इंटू R1। क्यों, क्योंकि करंट तो सेम रहनी है। अभी अपने कहा कि श्रेणी क्रम में धारा तो सेम रहेगी पर वोल्टेज अलग अलग हो रहा है, तो वोल्टेज अलग होने का रीजन कौन बन गया, प्रतिरोध। ऐसे VBC की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू R2 और VCD इज इक्वल टू जाएगा I इंटू R3। ठीक है, ये अलग अलग अपने के लिए अपन कहते हैं कि भाई सभी विभवों का मान समीकरण 1 में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर रख दो आप, तो देखो क्या होगा, I इंटू R इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ठीक है, अब यहां से आपको दिख रहा है कि I कॉमन ले सकते हैं, तो I कॉमन ले लें अपन, तो क्या हो जाएगा, I कॉमन लिया तो देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, कॉमन हुआ तो कैंसिल, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थ क्या हुआ कि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं तो परिणामी प्रतिरोध है वो उन सभी प्रतिरोधों के योग के तुल्य होगा। ठीक है, अब ये तो तीन ही थे, अपन कहते हैं कि यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है तो क्या होगा, n का अर्थ है कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 20, 30, 40, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेस्टेस Rn तक, सबको आप ऐसे डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो ये है अपना श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम की खासियत क्या हुई, देखो दोबारा देख लो, श्रेणी क्रम की खासियत एक तो ये है कि सारे रेजिस्टेंस इस टाइप से जुड़े होते हैं कि करंट की वैल्यू सबके अंदर सेम होती है, करंट डिवाइड नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात कि सब रेजिस्टेंसों के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये दोनों मोस्ट बात अपन है। फिर अपने सर्किट में देखा कि कोई तीन रेजिस्टेंस अपन ने ले रखे और तीनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट तो सेम रहेगी I, लेकिन वोल्टेज कोई अलग अलग मान लिया अपने VAB, VBC, VCD, तो ये सब वोल्टेज हैं जो खर्च हो रहे हैं या इन रेजिस्टेंस पर ड्रॉप हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं, ये सब किसके इक्वल होंगे, जो वोल्टेज अपन अप्लाई करेंगे। तो अपन ने अप्लाई कौन सा वोल्टेज किया, V, तो हमारी इक्वेशन आ गई, देखो V इज इक्वल टू VAB प्लस VBC प्लस VCD। ठीक है, फिर अपन ने क्या है, इस इक्वेशन के अंदर ओम के नियम की सहायता से सबकी वैल्यू पुट कर दी। V बराबर IR होता है, तो VAB क्या हो जाएगा, I इंटू R1, VBC क्या हो जाएगा, I इंटू R2 और VCD I इंटू R3। सबकी वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो I कॉमन आ जाएगा और कैंसिल होकर हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो तीन का एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे कोई n भी हो सकते हैं, तो n होंगे तो उस कंडीशन में हमारा रिजल्ट आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखो आप इसके अंदर एक चीज और देख लेते हैं, शक्ति व्यय, कि इसमें शक्ति कैसे खर्च होती है, व्यय का अर्थ हो गया शक्ति व्यय कैसे होगा। देखो शक्ति व्यय क्या होता है, P
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होता है। तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 अनुपात इज इक्वल टू होगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात डैश डैश। मतलब जिस प्रतिरोध की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर शक्ति खर्च ज़्यादा होगा, जिस प्रतिरोध के लिए उसका मान कम है वहाँ पर शक्ति खर्च भी कम होगा। क्यों? क्योंकि जो शक्ति का जो वैल्यू है वो प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होती है, सीधा सीधा समानुपातिक होता है। ठीक है, तो कई बार शक्ति वे डायरेक्टली पूछ ले तो आपको तो यहाँ से तो क्लियर है कि श्रेणी क्रम के अंदर आप प्रतिरोध जोड़ोगे तो परिणामी प्रतिरोध भी बहुत ज़्यादा आना है, क्यों सीधे जुड़ने R1 प्लस R2 प्लस R3। और प्रतिरोध ज़्यादा होने से क्या होता है, परिपथ कोई अच्छा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम होगा, पावर ज़्यादा कंज्यूम होगी और ज़्यादा खर्च होगी। तो सामान्य सी बात है कि अपने घरेलू परिपथ की बात करें तो घरेलू परिपथ में बिल ज़्यादा आएगा। इस कारण अपने जो घरेलू परिपथ हैं वो कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होते, यही कारण है। हाँ, अपने ब्याह शादियों के अंदर अगर आपने कभी जो लाइटिंग देखी है वो सीरीज में करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेरी होता है और इसके सीरीज के अंदर क्या होता है, वायर कम कंज्यूम होता है। क्यों? आप सीधी सीधी लाइन खींचते हो तो वायर कम लगता है, इस कारण वहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन चलता है। ठीक, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल। अगला कौन सा देखते हैं? पैरेलल, समांतर क्रम। ठीक, तो 2 नंबर अपन ले लें। अब अगला क्या ले लें? समांतर क्रम। समांतर क्रम, इसके अंदर ऐसा क्या होता है अपन देखते हैं। देखो, समांतर क्रम है जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके में क्या डिफरेंस है आपके सीरीज से वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कौन सा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे अपन? कि जो एक दूसरे के बराबर हो। जैसे मान लो कि एक प्रतिरोध, ये कोई एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से एक कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये दूसरे पॉइंट के बीच में, यहीं से कोई दूसरा प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है ऐसे इसके बीच में, ऐसे यहाँ से कोई तीसरा प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है। मतलब क्या है कि सारे प्रतिरोध है उनका इनपुट और आउटपुट पॉइंट सेम है, कि सारे एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं और एक ही बिंदु पर निर्गत हैं, तो ही ये पैरेलल होंगे। तो इसको मैं R1 मान लूँ, इसको R2, इसको क्या मान लिया R3। और इस सर्किट को किससे जोड़ दिया अपन ने? किसी बैटरी से। और यहाँ पर क्या जोड़ दी? कुंजी की। और ये आपका सर्किट तैयार हो गया। इसको K लगा दूं और ये कोई प्लस माइनस और ये V। अब आप भी जरा देखो, आपने ये बैटरी से जोड़ा, इस बैटरी से आप देखिए यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो पॉइंट A पर जाएगी। पॉइंट A पर आप देखिए सामने आपके पास R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस है। तीनों रेजिस्टेंस में करंट जाने का ऑप्शन है कि वो R1 में भी फ्लो हो सकती है, R2 में भी हो सकती है, R3 में। लेकिन देखो ये घूमकर वापस B बिंदु पर आकर जुड़कर वापस वही हो जानी है। तो अपन मान लें कि भाई A बिंदु से R1 में कोई करंट I1 गई, R2 में कोई I2 गई और R3 में कोई I3 गई। भाई अपने करंट डिवाइड हो गई। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं हो रही थी, यहाँ पर देखो करंट डिवाइड हो रही है आपके सामने, क्यों? डिवाइड का ऑप्शन है, टूटने का ऑप्शन है। लेकिन सबका इनपुट पॉइंट A और सबका आउटपुट पॉइंट B, तो सबके लिए वोल्टेज क्या रहेगा? सेम। और वो किसके इक्वल होगा? जो आपने अप्लाई किया उसके इक्वल ही होगा। A और B पॉइंट और ये बैटरी तो इक्वल ही है। तो अपन क्या कहेंगे? देखो पहला पॉइंट, समांतर क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में, क्रम संयोजन में विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होती है। दिख रहा है सामने आपको, क्लियर है? अलग अलग होती है, करंट डिवाइड हो जाती है। ठीक है, सेकेंडरी बात करें, समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान समान होता है, का मान समान होता है। ठीक है, मतलब इसमें वोल्टेज सेम रहना है और क्या हो जाएगा? करंट डिफरेंट हो जाएगा। तो सीरीज से जस्ट अपोजिट हो गया, उल्टी कहानी। अब देखो आप,
अपन बात करें परिपथ से, तो परिपथ से अपन क्या दिख रहा है आपको परिपथ में कि टोटल कोई करंट आई थी जो आगे I1, I2, I3 में डिवाइड हो चुकी है। तो अपन कह सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आपकी करंट आई थी वही तो तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 प्लस I2, I3, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस वाले। अब वही ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से अपन करंट की वैल्यू ज्ञात करें। नियम से क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू जाएगा V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू जाएगा V अपॉन R3। क्या अर्थ हुआ इसका, क्योंकि देखो I इज इक्वल टू V अपॉन R, लेकिन I1 है उसमें V अपॉन R1 आएगा। क्यों, कारण क्योंकि आप भी जानते हो वोल्टेज तो सेम रहना है, वोल्टेज तो क्या रहना है सेम, क्योंकि अपने कहा पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम। ऐसे ही क्या होगा I2 क्या V अपॉन R2 और I3 हो जाएगा V अपॉन R3। वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन आपके रेजिस्टेंस डिफरेंट होने के का करंट की वैल्यू अलग अलग है। अब आगे क्या लिखें, धाराओं का मान समीकरण 1 में लगा दें। धाराओं का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो तो क्या हो जाएगा, तो V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब इसमें कॉमन कौन आ जाएगा, वोल्टेज, तो V कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू V, इधर भी कॉमन लिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गए, ठीक है। ये तो तीन है, वही चीज यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, समांतर क्रम में संयोजित हैं तो क्या होगा, संयोजित है तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश 1 अपॉन Rn। ये n तक चले जाएंगे, कहाँ तक चले जाएंगे, n तक, ठीक। तो बाकी तो कोई इसमें स्पेशल अलग से डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसों का जब कनेक्शन आप देखोगे तो आपकी करंट डिवाइड होगी, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू अलग होगी, वोल्टेज क्या रहेगा सेम रहेगा। तो ये बात अपन ने लिख दी। फिर अपने सर्किट से देखा कि जो करंट, टोटल करंट जो सर्किट से अप्लाई शुरू होती है वो अलग अलग रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है, तो अपन ने कह दिया कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर यहाँ पर ओम के नियम से अपने सबकी वैल्यू रख ली और वैल्यू रख के हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। तो यहाँ से देखो आप समांतर क्रम के अंदर देखो टोटल रेजिस्टेंस कम हो रहा है, समांतर रेजिस्टेंस जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस कारण जो अपने घरेलू परिपथ हैं वो सारे कौन से कॉम्बिनेशन में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं, ठीक है। अब वही तो यहाँ पर एक तो लिखते हैं कि घरेलू परिपथ समांतर क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है, ठीक है। दूसरा शक्तिवेग, तो शक्तिवेग तो अभी पढ़ रहे थे अपन, क्या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, तो यहाँ पर P1 अनुपात P2 अनुपात डैश इक्वल करेंगे तो 1 अपॉन R1 अनुपात 1 अपॉन R2 अनुपात डैश। मतलब इसके अंदर आपका अनुपात क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस अनुपात 1। तो यहाँ से पता लग रहा है कि इसके अंदर शक्तिवेग क्या होता है, कम होता है। पैरेलल के अंदर शक्तिवेग कम होता है, शक्तिवेग कम होएगा तो मतलब बिजली कम खर्च होगी तो घरेलू बिल भी अपना कम आता है। इसी कारण क्या होता है सर्किट के अंदर क्या होता है, अपने घरों का जो सर्किट होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू रिजल्टेंट डिक्रीज हो जाती है, कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं तो, और जिसके कारण क्या होता है विद्युत खर्च भी कम होता है, ठीक है।
अब देखो ये दोनों तो आपका पहले भी आपने भाई 10th क्लास तक आते रहते हैं, पढ़े होंगे। अब अपन इनका यूज करना सीखें। एक आपको मैं एग्जांपल करके बताता हूँ, फिर उस एग्जांपल के बाद में आपको लगभग टोटल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जैसे मान लो कि आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। एग्जाम्पल, आपको कोई सर्किट देते हैं, क्या देते, कोई सर्किट। मान लो आपको कोई एक सर्किट दे दिया इसने, एक ऐसे आया और ऐसे सर्किट है, इससे अपन सब कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। वैल्यू अपन बाद में लिख देते हैं। इस टाइप से कोई आपको मान लो कोई सर्किट दे दिया, एक यहाँ पर भी जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसको इधर लाकर सेल से जोड़ दिया, प्लस माइनस, और यहाँ पर कोई सेल का आंतरिक प्रतिरोध जोड़ दिया, और यहाँ पर आपके पास कोई कुंजी जोड़ दी, ये लो। अब आपको वैल्यू दे रहा है कि ये भी 4 ओम का हो गया, ये भी 4 ओम हो गया, ये कोई 1 ओम है, ये कोई मान लो 12 ओम है, ये कोई 6 ओम। बैटरी मान ले अपन 16 वोल्ट की, और ये आपका है 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आपकी के हो गई, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ से करंट आई फ्लो होगी, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को अपन ए ले लें, यहाँ पर पॉइंट ले लें बी, यहाँ पॉइंट ले लिया सी, यहाँ पॉइंट ले लिया डी। अब आप जानते हैं यहाँ से करंट आई आएगी तो यहाँ पर डिवाइड होगी दोनों को इशू में, ए पॉइंट पर। तो इसमें मान लो कोई I1 मान लो, इसमें क्या मान लो कोई I2। ऐसे मान लो कि ये I1 और I2 वापस आकर यहाँ तो क्या हो जाएगी, वापस आई तो होगी, टोटल करंट वापस आई फ्लो हो जाएगी। लेकिन इस सी पॉइंट पर यहाँ पर आकर दोबारा डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर कोई मान लें अपन I3 और इसमें मान लो कोई I4। अब देखो आपसे क्या क्या कह सकता है, आपसे कह सकता है कैलकुलेट फर्स्ट आर टोटल रेजिस्टेंस कह सकता है सर्किट का, ठीक है। हो सकता है कि आपसे कह दे I3 कैलकुलेट करके बताओ, हो सकता है कि आपसे कह दे कि VAB कैलकुलेट करके बताओ, मतलब कोई भी आपसे कह सकता है। आपसे कह सकता है I1 की वैल्यू कैलकुलेट करो, I2 की करो, सर्किट का कुल प्रतिरोध बताओ, और साथ में कह सकता है कि आपके मतलब किसी भी दो बिंदु कह दे, VCD कह दे, VBC कह दे, या VAB कह दे, इनके बीच का वोल्टेज कैलकुलेट करो, ठीक। तो देखो अब अपन बात करें सबसे पहले तो परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध। सबसे पहले तो ये याद करते हैं, सारा खेल इसी से शुरू होगा। अब देखो जब भी आप सर्किट सोल्व करो तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि जो सीधा सीधा दिखे उसको जोड़ दो। अब बताओ 4 ओम, ये 4 ओम आपको पैरेलल इजीली साफ दिख रहे हैं क्योंकि दोनों का इनपुट बिंदु ए है, दोनों का आउटपुट बिंदु बी है, तो दोनों समांतर क्रम में हुए। ऐसे आप देखो 12 ओम और 6 ओम, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर क्रम, क्योंकि देखो दोनों का इनपुट बिंदु कौन है, सी, दोनों का आउटपुट बिंदु कौन हो गया, डी। तो अपन कह सकते हैं कि 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो अपन क्या करेंगे, देखो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये तो लगाओगे आप। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 प्लस 1/4 बराबर क्या हो गया, 2/4 बराबर आ गया 1/2। तो 1/R बराबर 1/2 आया है, अर्थात R बराबर कितना आ गया, 2। देखो ये 1/R के इक्वल आंसर आता है इसका, इसको आपको इन्वर्स करना पड़ेगा। तो R बराबर कितना है, 2, ठीक है। ऐसे बात करें 12 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है, ये भी समांतर क्रम में अपने दिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12 इज इक्वल टू बात करें तो क्या हो जाएगा, 3/12 है, कट के 1/4। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। अब देखो आपने दोनों को कैलकुलेट कर लिया, एक दोनों पहले वाले समांतर का 2 आया, दूसरे वाले का 4 है। तो सर्किट कैसे हो गया, ये हो गया आपका 2 ओम, ये हो गया आपका 1 ओम, और ये कितना हो गया आपका 4 ओम, ठीक है। यहाँ पर आपने कुंजी लगा दी,
ये आपके सेल के पास आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ये सेल का माइनस, ये प्लस और ये लोहा का, ये 16 वोल्ट, ये 1 ओम, ये कुंजी। ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो आप, क्योंकि आपने क्या हुआ, देखो इन दोनों का जोड़कर क्या हुआ 2 ओम, इन दोनों का 4, तो इन दोनों की जगह 1, इन दोनों की जगह 1, तो ये ऐसा ही तो बन के आ जाएगा। अब आपको इजी दिख रहा है, देखो 2 1 3 3 4 1 7, ठीक है। तो अपन बात करें कि R टोटल यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 4 बराबर 7 होगा। ये देखो परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है उसके अंदर ये काउंट नहीं होगा, परिपथ का प्रतिरोध में नहीं आता, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो परिपथ का प्रतिरोध यही होगा R टोटल, ये क्या है परिपथ का प्रतिरोध, ठीक है। हाँ, परिपथ की धारा निकालें, परिपथ की धारा ठीक है। जब क्या होगा I इज इक्वल टू होगा V अपॉन R टोटल प्लस स्मॉल r, आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जब धारा की बात आएगी तो आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध काम में लेंगे। परिपथ का प्रतिरोध तो सिर्फ जो ये साफ ऊपर जुड़ा हुआ है ये माना जाता है, और धारा के लिए कुल प्रतिरोध होता है। तो देखो 16 अपॉन 7 प्लस 1, क्योंकि ये इसके साथ सीरीज में ही है, तो ये कितना हो गया 2 एम्पियर, ये आपकी टोटल। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, परिपथ के प्रतिरोध की बात जब भी करेगा उस कंडीशन में आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जब आप करंट फ्लो कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में आपको टोटल प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, उसमें आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक। अब देखो आपसे पूछा जाए कि I1 कैलकुलेट करना, मान लो अगला कहते हैं कि I1 कैलकुलेट करो, तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा VAB अपॉन 4, I2 इज इक्वल टू क्या होगा VAB अपॉन 4। ऐसे अगर यहां पर बात करें अपन I3 इज इक्वल टू क्या होगा, आप देखिए VCD अपॉन 12 है, और I4 इज इक्वल टू क्या होगा VCD अपॉन 6, ठीक। मतलब जो करंट है तो यहाँ का वोल्टेज चाहिए। अब देखो ए पॉइंट ए बी के बीच का अपन बात करें VAB, तो VAB इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू 2, तो क्या आ गया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। क्यों कि देखो इसमें टोटल करंट यहाँ पर ए पॉइंट पर करंट कितनी है I तो है, ए पॉइंट पर करंट कितनी होगी I, ये डिवाइड हुई I1 I2 में, फिर मिलकर वापस क्या हो जाएगी B पर सबमिट हो जाएगी, वापस जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर करंट क्या है I की वैल्यू 2 एम्पियर है, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2। ऐसे अगर बात करें यहाँ पर अपन बात करें जैसे मान लो VCD आपसे कहेगी VCD कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे I इंटू R कितना आया था इसका 4, क्यों। अब देखो VCD में यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर करंट की वैल्यू क्या है I, ये I3 और I4 में डिवाइड हो गई, लेकिन यहाँ पर वापस कंबाइन होकर वापस क्या बन जाएगी I। तो यहाँ पर VCD इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, देखो VCD इज इक्वल टू I इंटू ये टोटल प्रतिरोध कितना था 4, तो 4 तो क्या हो गया 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 वोल्ट, ये कितना आ गया 8 वोल्ट। और यहाँ पर अगर बात करें VBC, तो VBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू 1, 2 इंटू 1 बराबर 2 वोल्ट, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू 1, 2 इंटू 1 बराबर 2 वोल्ट। तो देखो 2 वोल्ट 8 वोल्ट 10, इसके यहाँ पर 2 वोल्ट 12, और इसके यहाँ पर कितना आया था 4 16, तो सबका आ गया ना। तो यहां से क्या हो गया कि हमारे पास आ गई सबकी वैल्यू। VAB इज इक्वल टू कितना कैलकुलेट किया अपन ने, VAB आपका कितना आया था देखो 4 वोल्ट, VBC इज इक्वल टू क्या आया 2 वोल्ट, और VCD इज इक्वल टू क्या आया आपका वापस कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं I1 इज इक्वल टू VAB अपॉन 4, I2 इज इक्वल टू VAB अपॉन 4, I3 इज इक्वल टू VCD अपॉन कौन कितना रेजिस्टेंस 12 है,
और ऐसे I4 इजिक्वल टू VCD/6। यह तो आपको जब भी कोई सर्किट दे तो आप उसको इजी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस, उसमें ध्यान रखना क्या है, टोटल रेजिस्टेंस की आपसे कहे सर्किट का रेजिस्टेंस बताओ तो आपको सर्किट का रेजिस्टेंस यही मानना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो टोटल रेजिस्टेंस में कैलकुलेट नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप धारा के कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध काम में लेना है। और आपको किसी पर्टिकुलर तार के अंदर करंट पूछे तो उस तार के सिरों पर वोल्टेज कैलकुलेट कर लो और फिर उसके अंदर रेजिस्टेंस से डिवाइड करके आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज अपना सीरीज और पैरेलल है। आप इसको थोड़ा देखें अपन, और आगे आपको एक लेक्चर अलग से रख लेंगे अपना, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, सिर्फ सीरीज पैरेलल कोई क्वेश्चन होगा तो पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब अपन लास्ट वाले जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने एक क्वेश्चन दिया था कि एक कार्बन प्रतिरोध पर क्रम से नीला, पीला, लाल और चांदी 4 रंग दिए थे, प्रतिरोध पूछा था। तो उसका आंसर आप भी जानते हैं, उसका बी आएगा 64 गुणा 10⁻2 ±10%। क्यों, अब उसमें कोई दिमाग लगाने में बात नहीं है। आप भी जानते हैं कि नीले का नंबर कितना होता है 6, पीले का होता है 4, तो 6 4 लिखोगे तो 64 बन जाएंगे। तीसरा रंग कौन है, लाल, लाल का नंबर कितना है 2, वो किस में चला जाएगा 10⁻⁻⁴ में। और चांदी क्या है, सहायता या विश्वसनीयता ±10% के रूप में आ जाएगा। ठीक है, हाँ आज का क्वेश्चन जो आपको सोल्व करके आंसर बताना है, सुनो। R ओम के 5 प्रतिरोध दिए गए हैं, पहले 3 को समांतर क्रम में तथा बाद में इसके साथ 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। आपको 5 प्रतिरोध दिए हैं, उनमें से 3 शुरुआत वाले हैं वो पैरेलल में जुड़ेंगे और उसके बाद में आपको क्या जोड़ दिया इसने, इसके साथ सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध होगा, ए ऑप्शन है 3/7R ओम, बी है 7/3R ओम, सी है 7/8R ओम और डी है 8/7R ओम। तो आप कॉम्बिनेशन करके और आप आंसर कैलकुलेट करके कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।